नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की तीसरी बुक, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, और ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। इससे पहले हमने इसकी पहली बुक प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो थी वो कंप्लीट कर ली है, जिसमें चैप्टर संख्या 1 से 4 थे। फिर चैप्टर संख्या 5 से 9 तक मध्यकालीन भारत आता है। दूसरी बुक जो अभी तक हमने नहीं की है वो इसके बाद करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरी बुक का 10वां चैप्टर। और वैसे तीसरी बुक का पहला चैप्टर है, लेकिन 12वीं के इतिहास की बात करें तो ये 10वां चैप्टर है। तो 10वें चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं हम, और इसमें मैं बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ऐड करता जाऊंगा जो मेरे पास आधुनिक भारत के इतिहास की 15-20 पुस्तकें हैं, उन सब का सहारा लेते हुए कि ये सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए आपको फैक्ट भी दें, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, चाहे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना हो, चाहे ऑब्जेक्टिव आंसर देना हो, सब में आपको फायदा हो। तो आप यदि एक इस सीरीज का वीडियो देख लेंगे तो ये आप सीरीज निश्चित रूप से पूरी देखेंगे। इसमें मैं बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी अलग अलग स्लाइड्स, बहुत सारे चित्र ऐड कर करके समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला हमारा आज चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। अब इसमें बंगाल के जमींदारों से संबंधित बातें हैं और किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारी सिस्टम वहां पर शुरू किया, इस्तेमारी सिस्टम शुरू किया, और जो अलग अलग प्रकार के उनके राजस्व इकट्ठा करने के, जो जमीन से भू राजस्व इकट्ठा करने के जो सिस्टम है, वो कौन कौन से सिस्टम उन्होंने लागू किए। तो वो सिस्टम आप पहले समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर फिर समझ में आने लग जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आपको दोबारा देखने की जरूरत है, वो उसको मैं यहीं पर ऐड कर देता हूं। तो आप ये वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद में हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था की, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश एरा की। खास तौर से 3 व्यवस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। लेकिन इससे पहले की जो इजारेदारी प्रथा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है। और मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता, सीधे पॉइंट पर ही आता हूं। हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठेके पर भू राजस्व व्यवस्था वसूल करने की शुरुआत 1765 से हो गई थी। 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बंगाल के गवर्नर बनकर आए तो उन्होंने द्वैध शासन शुरू कर दिया, यानी जो डबल शासन है, और उसके अंतर्गत उन्होंने मोहम्मद रजा खां और सिताब राय वगैरह को जो नायब दीवान नियुक्त किया था, और जो भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था है वो ठेके पर जमींदारों को दे दी गई थी। फिर 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। यहां से हम शुरुआत करते हैं 1772 में। ये शुरुआत करते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर है उस समय, और उन्होंने इजारेदारी प्रथा, या उसको फार्मिंग सिस्टम बोलते थे, उसकी शुरुआत की। इसमें भी 2 प्रकार की बातें हैं। पहला है पंचशाला बंदोबस्त और दूसरा है सालाना बंदोबस्त। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पंचशाला यानी 5 साल के लिए, सालाना यानी एनुअली यानी 1 साल के लिए। 5 ईयर सेटलमेंट या क्विनक्वेनियल सेटलमेंट इसको आप बोल सकते हैं। इसमें 5 साल के लिए। तो सबसे पहले 1772 में शुरुआत होती है, तो पंचशाला बंदोबस्त हो गया 1772 से 1777 तक, और यहाँ ये बंद हो जाता है। उसके बाद में सालाना बंदोबस्त शुरू होता है 1777 से। 1777 से इसकी शुरुआत होती है। कब तक चलेगा अभी आप समझ जाएंगे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और उस एक्ट के माध्यम से कंपनी को यह सलाह दी गई कि स्थायी भू प्रबंध किया जाए, यानी 1 साल 5 साल वाला बंदोबस्त छोड़िए, स्थायी काम कीजिए कोई, जिससे एक लंबे समय तक एक निश्चित राजस्व है वो प्राप्त होता रहे। तो 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं। 1786 में आते हैं कॉर्नवालिस, और वो इस दिशा में प्रयास करते हैं और एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन करते हैं। रेवेन्यू बोर्ड, उस बोर्ड के 2 सदस्य थे, आपने नाम भी सुना होगा, जॉन शोर, जो कि बाद में गवर्नर जनरल भी बने, जॉन शोर, और दूसरे हैं जेम्स ग्रांट। इनमें चर्चाएं चलती हैं और ये चर्चा करते हैं कॉर्नवालिस के साथ, लेकिन ये किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कुछ बातों को लेकर इन दोनों के अंदर मतभेद है, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के अंदर। एक तो मतभेद इनमें मेन ये है कि भूमि का मालिक किसको माना जाए। जॉन शोर ये मानते हैं कि भूमि का मालिक जमींदार है, यानी जॉन शोर क्या मानते हैं, भूमि का मालिक किसे मानेंगे, ये जमींदार को। लेकिन जेम्स ग्रांट कहते हैं कि जमींदार को भूमि का मालिक मानना सही नहीं है, भूमि का मालिक सरकार ही रहेगी। जैसे पुराने समय में बादशाह था जमीन का मालिक, तो वैसे ही सरकार भूमि की मालिक है। हमें सिर्फ टैक्स कलेक्टर्स के रूप में, यानी कर संग्रहकर्ता के रूप में ही जमींदारों का उपयोग करना है, हमें उनको जमीन का मालिक नहीं बनाना है। लेकिन कॉर्नवालिस है वो खुद एक जमींदार था, और उसने जॉन शोर की बातों का पक्ष लिया। और हालांकि ये कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन लंबे सोच विचार के बाद में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की एक नई व्यवस्था को बंगाल में शुरू कर दिया। वो उसने शुरू की थी व्यवस्था 1790 में।
1790 में 10 साल के लिए। उसने कहा एक बार 10 साल के लिए लागू करते हैं, और उसके बाद में बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं विलियम पिट, उनकी अनुमति मिलने के बाद में 1793 से स्थायी बंदोबस्त कर दिया जाता है। यानी ये जो 10 वर्ष वाली व्यवस्था है ये स्थायी कर दी जाती है, यानी हमेशा के लिए इसी व्यवस्था को रखा जाएगा। इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी, जमींदारी, जागीरदारी या मालगुजारी प्रथा भी बोला जाता है। इसके बारे में डिटेल में अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में है रैयतवाड़ी व्यवस्था, और फिर उसके बाद में है एक महालवाड़ी व्यवस्था। ये रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाएं क्या हैं, इनके बारे में भी मैं पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में विस्तार से बताने के बाद में ही इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब हम इजारेदारी प्रथा के बारे में जो मैंने बातें आपको बताई वो लिख रखी हैं, आपको समझने में दिक्कत हुई तो एक बार 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत की इजारेदारी प्रथा की। लगान वसूली के लिए शुरुआत में 5 वर्षीय व्यवस्था जो 1777 तक चली, इसे पंचशाला बंदोबस्त कहा गया। फिर 5 वर्ष के स्थान पर 1777 के बाद में 1 वर्ष कर दिया गया, उसको सालाना बंदोबस्त बोला गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से स्थायी भू प्रबंध करने का सुझाव दिया गया। 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। उसके 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट। वो किसी खास निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, और क्यों नहीं पहुंच पाए उसका भी मैंने आपको जानकारी दी। फिर 1790 में उन्होंने वार्षिक लगान के स्थान पर कॉर्नवालिस ने जमींदारों के माध्यम से 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था शुरू कर दी, और 22 मार्च 1793 में इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। अब हम शुरुआत करते हैं वो तीनों जो भू व्यवस्थाएं हैं। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, इसके और क्या क्या नाम है वो आपको मैं बता चुका हूं। 22 मार्च 1793 को इस व्यवस्था की शुरुआत होती है। इसमें भूमि का स्वामी माना गया है जमींदार को, जिसके बीच में विवाद भी हुआ जॉन शोर के और जेम्स ग्रांट के बीच में। लगान हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया कि बार बार इसको बदला नहीं जाएगा। इसमें 1/11 भाग जमींदार के लिए और 10/11 भाग कंपनी को दिया जाएगा। हालांकि इसमें पुस्तकों में विवाद है, यानी बड़े बड़े हिस्टोरियंस के बुक्स की भी यदि बात करेंगे तो आपको एक में ये भी मिल जाता है, बहुत सी पुस्तकों में 1/10 और 9/10, या जो 10/11 लिखा गया उनमें भी प्रतिशत में बात करें तो 11% और 89% लिखा हुआ मिल जाता है, 11% और 89%। जबकि यदि आप 10/11 निकालेंगे तो लगभग 91% होता है, 89% नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्टली मैं मानूंगा कि 10/11 और 1/11 कहेंगे, यानी 1/11 भाग जमींदार को और 10/11 भाग कंपनी को मिलेगा। लगान वसूली पर सरकारी खर्च समाप्त हो गया, क्योंकि लगान वसूलने के लिए जो सरकारी कर्मचारी लगाए जाते थे वो उनका अब काम खत्म हो गया, उनको अब और प्रशासनिक कार्यों में लगाया जा सकता है। भूधृति व्यवस्था, वैसे तो ये जो भू राजस्व इकट्ठा करने की व्यवस्था है उन सभी के लिए भूधृति व्यवस्था शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर भूधृति व्यवस्था उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप उप जमींदारी सिस्टम आप कह सकते हैं, यानी कोई बड़ा जमींदार है तो वो अकेला तो उस व्यवस्था को संभाल नहीं सकता, तो वो अपनी जमींदारी को, जो जमींदारी है उसको अन्य लोगों में बांट देता है कि कुछ ये जो इतने खेत हैं या इतने किसान हैं इनका जो टैक्स आप इकट्ठा करोगे, तो वो अपने स्तर पर बांट देता है। उसको उप जमींदारी या भूधृति व्यवस्था कहा गया है। हालांकि भूधृति व्यवस्था जो भू राजस्व व्यवस्था है उससे संबंधित नाम है। अब इसमें एक आता है सूर्यास्त का नियम। ये सूर्यास्त का नियम विवादित है, वैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नियम लिखित में तो कहीं ऐसा नियम नहीं था, लेकिन नियम यह था कि जो तारीख दी गई है उस तारीख तक यदि जमींदार जो टैक्स है वो जमा नहीं करवा पाता है कंपनी को, तो उसकी जागीरदारी या उसकी जो जमींदारी है वो समाप्त कर दी जाएगी। ये ब्रिटिश काल में जितनी भूमि थी ब्रिटिशर्स के पास में, ब्रिटिश भारत के अंदर जितनी भूमि आती थी डायरेक्ट उनके अंडर में, यानी देशी रियासतों के अलावा, उसमें से 19% भूमि पर स्थायी बंदोबस्त किया गया। सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, किसमें 30% है, किसमें 51% है, वो अभी हम जान लेंगे। जमींदारी के लिए उत्तराधिकारी की व्यवस्था थी, यानी एक जमींदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा होने वाला जमींदार होगा, यानी उस जमीन पर अपने आप ही उसका अधिकार होगा, और कोई नजराना वजराना भी नहीं देना पड़ेगा। यानी राजा महाराजा के टाइम में तो नजराना पेश करना पड़ता था, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट जो ट्रांसफर हो जाती थी। अब ये कहां लागू की गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश में कहां पर? बनारस और गाजीपुर खंड में, और उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था लागू की गई। जमींदार का काम क्या था कि जो प्रजा है उसको पट्टे जारी करेगा, और उन पट्टों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होगा कि दोनों के क्या आपस में संबंध किस प्रकार से रहेगा। लेकिन ज्यादातर जमींदार हैं वो पट्टे जारी नहीं करते थे, क्योंकि फिर वो कानूनी रूप से बाध्य हो जाते हैं, और जो निर्धारित दरें थी उससे भी ज्यादा वो वसूल करने का प्रयास करते थे। तो
तो ये बात है स्थायी बंदोबस्त की, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ और विशेष बात बताने योग्य रह गई है। अब इसके गुण और दोष हैं वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। जैसे दोषों की बात करेंगे तो जमींदार किसानों का शोषण करते थे, किसानों का सरकार के साथ डायरेक्ट संपर्क नहीं है क्योंकि जमींदार टैक्स इकट्ठा करते हैं, और क्योंकि स्थायी बंदोबस्त है तो जो लंबे समय के बाद में कंपनी की आय है वो निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि निश्चित अनुपात में आय बढ़ नहीं रही है, टैक्स जो है वो एक स्थिर दर पर है। तो 10 साल 20 साल के बाद में जो टैक्स है वो कम लगने लगेगा कंपनी को। और ये जो सूर्यास्त वाला कानून है, यानी समय पर टैक्स नहीं जमा कराने के कारण बहुत सारे जमींदारों की जो जागीरदारें हैं या जो जमींदारी व्यवस्था है वो समाप्त हो गई थी, यानी उनकी जागीरें छुड़वा ली गई थी कंपनी के द्वारा। तो इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ इसके जो फायदे हैं, फायदों में आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी को क्या फायदा हुआ, किसानों को क्या फायदा हुआ, किसानों को क्या हानि हुई, कंपनी को क्या हानि हुई, बहुत सारी बातें हैं। इस पर शॉर्ट में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं बनते हैं, और MA BA में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की ओर। तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम है। अब इसमें रैयत क्या है? रैयत का मतलब वैसे होता है प्रजा, या इसको आप सामान्य किसान बोल सकते हैं। तो ये रैयतवाड़ी प्रथा का मतलब क्या हो गया कि किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किया गया जो लगान समझौता है उसको हम रैयतवाड़ी बोलेंगे। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किया गया लगान समझौता, यानी उसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई जमींदार जागीरदार नहीं है। ये व्यवस्था कहां पर लागू की गई? इस व्यवस्था को लागू किया गया मद्रास में, बंबई में, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में। इन जगहों पर यह व्यवस्था लागू की गई। इसके प्रवर्तक कौन थे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। शुरुआत कैप्टन रीड ने थॉमस मुनरो की सहायता से 1792 में मद्रास के 12 महल जिले से की गई, और मुनरो जब मद्रास का गवर्नर बना 1820 में तो उसने पूरे मद्रास में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। मुनरो 1820 से 27 तक गवर्नर रहा। 1827 में भारत में ही आंध्र प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1792 में इसकी शुरुआत होती है, 1820 में पूरे मद्रास में लागू होती है, बंबई प्रांत में लागू होती है 1825 में। किसके सहयोग से? एल्फिंस्टन। एक तो थे माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो गवर्नर भी रहे बंबई की 1819 से 27 तक, और एक थे चैपलिन। तो माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और चैपलिन की रिपोर्ट के आधार पर बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इसके अलावा 1858 तक अन्य क्षेत्रों जैसे पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में भी इसे लागू किया गया। ये ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। 51% पर यह हो गई, 19% पर इससे पहले वाली है, तो बच गया 30%। वो आगे जो महालवाड़ी है वो लागू हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें 30 वर्ष बाद लगान दर की समीक्षा की व्यवस्था की गई कि 30 सालों के बाद में लगान की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा की जाएगी और उसको दोबारा निर्धारित किया जा सकता है। तो एक तो इसमें जमीन का जो धारक है या भूस्वामी है वो एक तरह से माना गया किसान को, यानी जो रैयत है उसको जमीन का मालिक माना गया। हालांकि पूरी तरह से इसको हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे बंबई में है उसमें किसान को मालिक ने बताकर उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया अधिग्रहीता, यानी जिसका जमीन पर अधिग्रहण किया हुआ है, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं जिसका भूमि पर कब्जा है, यानी उसको स्थायी मालिक नहीं माना गया है। और यदि वो टैक्स नहीं चुकाता है तो उसको हटाया भी जा सकता है। ये तो सभी जगह जागीरदारों के लिए भी ये बात लागू थी और ये बात किसानों के लिए भी लागू है। यानी स्थायी बंदोबस्त में जागीरदारों के लिए जो बात थी वो रैयतवाड़ी में किसानों के लिए बात है। यदि टैक्स नहीं चुकाएंगे तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा। अब टैक्स लिया कितना जाता था ये कोई तय नहीं है इसके अंदर, यानी लगभग 30% से लेकर 60% के बीच में टैक्स लिया जाता था अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि क्यों मैं इनके बारे में नहीं बता रहा कि कितना टैक्स लिया जाता है। जैसे जहां पर सिंचाई नहीं होती थी, कई स्थानों पर व्यवस्था क्या थी कि जहां सिंचाई नहीं होती है वहां 1/2 भाग लिया जाएगा, यानी 50% लिया जाएगा। ठीक है, यदि सिंचाई होती है तो लिया जाएगा 60% लिया जाएगा। यदि और भी अधिक उपजाऊ जमीन है और बागान वगैरह हैं तो टैक्स और भी ज्यादा लिया जा सकता है। और यदि जलवायु के उतार चढ़ाव है, कोई इसी प्रकार का अतिवृष्टि ओलावृष्टि जैसा कुछ हो जाता है और फसल में कमी आ जाती है तो अलग व्यवस्था हो जाती है। जैसे बिना सिंचाई वाले के लिए 1/3 हो जाएगी और जो सिंचाई वाली है उसके लिए 40% हो जाएगी। तो ये व्यवस्था अलग अलग है और इस पर कोई एक रेट बता देना निश्चित रूप से संभव नहीं है। तो ये इसके लाभ के बारे में बात करें तो सरकार किसानों के बीच में सीधा संपर्क हो गया, बीच में बिचौली हट गए, जागीरदार नहीं रहे। लेकिन कठोरता से इसमें लगान वसूली की गई। एक जो जमीन का मालिक है वो लगभग आप मान सकते हैं किसान है, पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन जागीरदार जमीन का मालिक नहीं है। जागीरदार वाली व्यवस्था तो बीच में हटी गई है। तो ये कुछ बातें हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित। अब इसके बाद में हम बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था की।
महाल, महाल का मतलब आप कह सकते हैं कि जमीन का वह भाग जिसमें कई सारे गांव हो या एक गांव हो, यानी बहुत सारी पट्टेदारियां हो जमीन में, या आप कह सकते हैं एक गांव समुदाय या गांव के एक समूह को महाल कहा जाता था। तो महालवाड़ी सिस्टम सबसे पहले शुरुआत होती है 1822 में, लेकिन इसका प्रस्ताव 1819 में होल्ट मैकेंजी ने दिया था। 1819 में होल्ट मैकेंजी ने इसका प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में उन्होंने बताया, सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का ब्यौरा रखा जाए, यानी उनका रिकॉर्ड रखा जाए, लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह या ग्राम समुदाय यानी महाल को एक इकाई माना जाए, और निर्धारित लगान वसूल करने का दायित्व गांव के मुखिया को दिया जाए, जिसको लंबरदार कहते थे। तो गांव के मुखिया का दायित्व है कि वो उस गांव का जो टैक्स है वो इकट्ठा करने की जिम्मेवारी ले। 1822 में मैकेंजी के प्रस्तावों को कानूनी रूप दे दिया गया और भूमि कर है वो 4/5 निश्चित किया गया, यानी इसको आप 80% कहेंगे कि इतना टैक्स लिया जाएगा। अब इसमें टैक्स में भी बहुत सारी बातें हैं कि टैक्स अधिकांशतः ऐसा नहीं लिया जाता था कि जितनी उपज है उसका 80%, उनमें से व्यवस्था होती थी कि उनका खर्च कितना आया होगा किसानों का, उसको कैलकुलेट करके वो निकाल दें, बाकी जो उपज बचती है उसका 80%। ज्यादातर सिस्टम्स में ऐसा ही होता था, तो आप इसको पूरा 80% नहीं माने। 1833 में विलियम बेंटिक के समय नए अधिनियम में भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 2/3 निर्धारित किया गया। 2/3 का मतलब आप लगभग 67-66% आप मान सकते हैं। इसको प्रतिशत में आप लिखेंगे तो 67-66 हो गया। अब इसमें जो रेगुलेशन 7 और रेगुलेशन 9 भी आप पढ़ते हैं, ये जो 1822 में जो कानूनी प्रस्ताव दिया गया था इसको रेगुलेशन 7 कहा गया, रेगुलेशन 7, और ये जो विलियम बेंटिक वाला प्रस्ताव है इसको रेगुलेशन 9 कहा गया। तो ये रेगुलेशन 9 और 7 आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, इसी से संबंधित है। और इसमें व्यवस्था कर दी गई कि जो लगान है वो 30 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया है। इन सुधारों को हालांकि कुछ स्थानों पर 20 वर्ष के लिए भी था, लेकिन ज्यादातर आप इसको 30 वर्ष ही समझेंगे। इन सुधारों को मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन ने क्रियान्वित किया, इसलिए मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसे कहा गया? मार्टिन बर्ड को। यह व्यवस्था कहां पर लागू हुई? यह व्यवस्था लागू हुई उत्तर भारत में, आगरा और अवध में, मध्य प्रांत में यानी आज के मध्य प्रदेश के आसपास के इलाके को आप मान सकते हैं, दक्षिण भारत के कुछ जिलों के अलावा पंजाब के कुछ भागों में। पंजाब में थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट लाकर फिर लागू किया गया। और ये इसके ब्रिटिश भारत की कितनी भूमि पर थी? तो लगभग 30% भूमि पर। मैंने आपको बताया 19%, 51% और 30% भूमि पर। तो ये 30% भूमि पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अब इसमें जो किसान है उसको अपनी भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार तो था। यदि वो चाहे तो अपनी भूमि बेच सकता है या गिरवी भी रख सकता है। और कुछ स्थानों पर ये 20 वर्ष के लिए समझौते किए गए, कुछ स्थानों पर 30 वर्ष के लिए किए गए। और जब तक किसान लगान देता रहेगा उसको बेदखल नहीं किया जा सकेगा। और जो समझौता है वो किसके साथ होगा? गांव के लंबरदार के साथ, यानी गांव के मुखिया के साथ होगा। वो साइन करेगा कि ये जो निश्चित राशि है लगान की जो निर्धारित की गई है वो इस महाल की ओर से, इस गांव समुदाय की ओर से कंपनी को दी जाएगी। तो ये बातें थी महालवाड़ी व्यवस्था की, रैयतवाड़ी व्यवस्था की या स्थायी बंदोबस्त की। और उससे पहले जो चलता था इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम। अब हम चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक और बात जान लें कि बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल की बात आएगी तो बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं जिनके इस चैप्टर में जिक्र आ सकता है। और इसके अलावा यदि आपको गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में देखना है तो मेरा एक बड़ा वीडियो है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। यहां सिर्फ हम जरूरी बातों का अध्ययन करेंगे। बंगाल के गवर्नर्स के बारे में यदि आपको बंगाल के गवर्नर गवर्नर जनरल का पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊंगा। प्लासी के युद्ध के आसपास से शुरू करते हैं। रोजर ड्रेक 1752 से 1758 तक बंगाल का गवर्नर। बंगाल में जो उनका किला है फोर्ट विलियम, उसका गवर्नर वही बंगाल का गवर्नर कहलाएगा। तो रोजर ड्रेक, यहाँ पर आपको 10 में से 9 किताबों में गलत मिलेगा। क्या कि 1752 से 1757 लिखते हैं और कहते हैं कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया, लेकिन ये गलत है। ये प्रमाण के साथ मैं जे.एल. मेहता की पुस्तक एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मिडियावल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, उसमें ये लिखा गया है। और भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज हैं वो भी उपलब्ध हैं, उससे संबंधित प्रमाण भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई भी पुस्तक हो आप उसमें काट के सही कर लेना। 1752 से 58 तक रोजर ड्रेक हैं और रॉबर्ट क्लाइव 1758 में बनते हैं। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव सेनाओं का नेतृत्व जरूर कर रहा था, लेकिन बंगाल का गवर्नर नहीं था प्लासी के युद्ध के समय। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर नहीं है, लेकिन वो एक दूसरी जगह का गवर्नर है। एक दूसरे फोर्ट का नाम आपको बताता हूं, फोर्ट सेंट डेविड। ये मद्रास से दक्षिण में था,
100 मील दूर, मद्रास से दक्षिण में 100 मील की दूरी पर था। और आज का यदि आपको मैं एरिया बताऊं तो कडलोर, इस प्रकार से उच्चारण होगा शायद इसका, मैं लिख देता हूं यहाँ पर लिख देता हूँ CUDDLORE, कडलोर, यहाँ पर था वो किला। अभी तो उसके थोड़े ही अवशेष बचे हैं। तो फोर्ट सेंट डेविड का 1752 में इसको गवर्नर जरूर बनाया गया था इस किले का, और ये उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल भी था। लेकिन ये 1757 में प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर नहीं था। 1758 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है। उसके बाद में दोबारा भी आता है 1765 से 67 के दौरान। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। तो उस समय भी ये बंगाल का गवर्नर नहीं है। तो प्लासी के युद्ध के समय और बंगाल के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर नहीं है। फिर रॉबर्ट क्लाइव के बाद में जॉन हॉलवेल, ये एक्टिंग लिखने का मतलब है कार्यवाहक, यानी जब तक दूसरा गवर्नर पदभार ग्रहण नहीं कर ले तो उसकी जगह पर ये काम करेगा। जॉन हॉलवेल ये वही है जिसने काल कोठरी वाली घटना बताई थी। हालांकि उस घटना पर संदेह व्यक्त किया जाता है कि वो घटी थी कि नहीं घटी थी। काल कोठरी वाली घटना में जॉन हॉलवेल ने लिखा है कि वहां पर हमें कलकत्ता में 146 व्यक्तियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था। उसमें से 123 लोग दम घुटने से मर गए, बाकी के 23 ही जिंदा बचे। हालांकि इस पर सवाल उठाए जाते हैं। फिर उसके बाद में 1760 से 64 तक हेनरी वेंसीटार्ट, 1764 से 65 के दौरान एक्टिंग यानी कार्यवाहक हैं जॉन स्पेंसर। उसके बाद में फिर रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। फिर हैरी वेरेल्स्ट 1767 से 69, जॉन कोर्टियर 1769 से 72, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बनाए जाते हैं। 1773 का फिर जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सिर्फ नाम में ही बदलाव नहीं है, नाम अब जो बंबई और मद्रास उनके जो प्रांत हैं, प्रेसिडेंसी हैं, उनके गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, उनके सबऑर्डिनेट हो गए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया है और मद्रास और बंबई के गवर्नर अब उसके अधीन होंगे, यानी उससे कम स्तर पर होंगे, उसके सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स अब बंगाल के गवर्नर के स्थान पर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। 1774 से 1785 तक अब ये गवर्नर जनरल के रूप में रहा। फिर जॉन मैकफरसन 1785 से 86 एक्टिंग कार्यवाहक हैं जब तक चार्ल्स कॉर्नवालिस नहीं आए। कॉर्नवालिस ने क्या क्या शर्तें रखी, क्या किया, ये मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। कॉर्नवालिस का जिक्र भी आएगा अपने पुस्तक के अंदर, तब मैं आपको कॉर्नवालिस के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। कॉर्नवालिस का काल का महत्वपूर्ण यहाँ तक हमने क्यों पढ़ा है कि 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल है, और स्थायी बंदोबस्त के बारे में ही हम विशेष तौर से इस चैप्टर में शुरुआती दौर में पढ़ेंगे। अब जैसा कि आपने देखा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, और स्थायी बंदोबस्त क्या था ये आप पूरा समझ चुके हैं। तो अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इसके बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य तौर से यहां बात हो रही है। तो उनका जो शासन है, भारत उनके लिए एक उपनिवेश है। तो इस प्रकार के औपनिवेशिक शासन का उन लोगों के लिए क्या अर्थ है जो गांव में रहते हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, उन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़िया और संथाल लोग रहते थे। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में है, भारत के झारखंड राज्य में, आप चित्र में देख सकते हैं। और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। दक्कन भारत के दक्षिण पश्चिम में दक्कन का पठार है, उस इलाके को कहा जाता है, आप मैप में देख सकते हैं। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया था, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया था, यानी उनकी जो नीतियां थी भू राजस्व इकट्ठा करने की, जमीन से टैक्स इकट्ठा करने की, उनको उन्होंने कैसे कार्यान्वित किया। भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था, कैसे उनकी डेली की जीवन में बदलाव आए। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं, जैसे कि वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, यानी कौन पहले से ज्यादा अमीर हो जाएंगे और कौन व्यक्ति पहले से गरीब हो जाएंगे। यानी जब भी कोई नया कानून अब भी आप सरकार देखते हैं तो कोई नया कानून लाती है तो वो किसी न किसी वर्ग के लिए फायदा देता है, किसी वर्ग को उससे नुकसान हो जाता है। तो वहीं इसी प्रकार की जब भू राजस्व नीतियां आती थी तो वो किसी के लिए फायदेमंद होती थी तो किसी के लिए नुकसानदायक। हो सकता है वो किसानों के लिए नुकसानदायक हो, किन्हीं जमींदारों के लिए फायदेमंद हो।
किसे या फिर जमींदारों में भी अलग अलग सिस्टम है। पहले के लैंडलॉर्ड हैं उनको जमीनें मिलेंगी, या कि जो नए लैंडलॉर्ड हैं नीलामी में वो हासिल कर लेते हैं या बोली में वो हासिल कर लेते हैं। तो अमीर वर्ग नया हो सकता है, कुछ लोग पहले से गरीब हो सकते हैं, कुछ लोग पहले से अमीर हो सकते हैं, यानी नया अमीर वर्ग भी पैदा हो सकता है। किसे नई जमीन मिल जाती है और कौन अपनी उस जमीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वे कहां किसके पास जाते हैं, जैसे आपने महाजनों साहूकारों के नाम सुने होंगे। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं हिचकते थे। हम कुछ विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी गलत नीतियों का, ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत नीतियों का विरोध भी किया लोगों ने। उनको पता था इसके लिए उन्हें दंड भी मिल सकता है, उन पर अत्याचार भी हो सकते हैं, इसके बावजूद उन्होंने डटकर उनका विरोध किया जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए और इस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। यदि उनका दबाव काम कर जाता था, यदि उनका आंदोलन लंबे समय तक या बड़े पुरजोर तरीके से चलता था, तो वो कुछ बदलाव जरूर करवा लेते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती हैं। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं, सर्वेक्षकों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों एवं जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये पहले पेज में दिया गया है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। असली जो बातें हैं वो अगले चैप्टर से स्टार्ट होंगी। यहाँ एक चित्र दिया गया है जहाँ बैलगाड़ी के माध्यम से कपास ले जाई जा रही है। गाँव से कपास शहर की मंडी में ले जाकर बेचने के लिए कपास ले जाई जा रही है। कपास गांव से मंडी ले जाई जा रही है। ये चित्र 20 अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। हालांकि हम 1861 से काफी पहले से शुरुआत करेंगे। बंगाल और वहां के जमींदार। बंगाल की बात क्यों आ रही है? क्योंकि अंग्रेजों के हिस्से में जो सबसे बड़ा प्रांत सबसे पहले आया वो बंगाल था। प्लासी के युद्ध के बाद में, फिर उसके बाद में बक्सर के युद्ध के बाद में उनकी स्थिति मजबूत हो गई और एक बहुत ही समृद्ध प्रांत, अभी भारत में जो पश्चिम बंगाल है और आज का जो बांग्लादेश जो देश है जिसे पूर्वी बंगाल भी कहते थे, इस बंगाल को पूरे को यदि आप देखेंगे तो वहां पर कितनी सारी नदियां बहती हैं, मिट्टी काफी अच्छी है, काफी उपजाऊ मिट्टी है, तो वहां पर बहुत अच्छी पैदावार होती थी, कपड़े का बहुत अच्छा व्यवसाय होता था। तो ये इलाका उनके हाथ आने का मतलब था अब उनके हाथ में बहुत सारा पैसा आने वाला था। तो उस पैसे को, उस राजस्व को वो कैसे इकट्ठा करें, कैसे व्यापार करें, इसके लिए उन्होंने अलग अलग नीतियां बनाई। उसी संबंध में हम यहाँ भू राजस्व नीतियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके बारे में एक वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का भी प्रयास किया था। बंगाल और वहां के जमींदार। यहां बाईं तरफ दिया गया है कि राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। यानी वहां राजशाही सिस्टम में तो राजा का प्रयोग होता ही था पूरे भारत में अनेक स्थानों पर, लेकिन यहां राजा शब्द का इस्तेमाल है वो बड़े जमींदारों के लिए होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। जैसा कि हमने बताया अभी प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत यहां से होती है। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए यह देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। जब कंपनी के हाथ में शासन आया, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद में बर्दवान में की गई नीलामी की एक नीलामी की जा रही है। सन 1797 में बर्दवान, आज के बर्धमान, यदि आप आज का बंगाल देखेंगे पश्चिम बंगाल, तो उसमें कुल 23 जिले हैं और उन 23 जिलों में से 2 जिलों के नाम है, एक है पूर्वी बर्धमान और एक है पश्चिमी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान और पश्चिमी बर्धमान, ये 2 अलग अलग जिले हैं। और इन जिलों में से जो पूर्वी बर्धमान है, इसका जिला मुख्यालय, आपका को जो जिला है उस जिले का हेडक्वार्टर होता है, एक जिला मुख्यालय होता है, उस स्थान का नाम है बर्धमान, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, जिसको पहले बर्दवान कहते थे, अभी बर्धमान कहते हैं। तो यहाँ एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। उसके हिस्से की जो जमीनें थी जहां से वो राजस्व इकट्ठा करके देता था, वो बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, लागू हो गया था। और ये मतलब एक निश्चित समय के लिए नहीं था, इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं है, ये लंबे समय के लिए निर्धारित किया गया कि यही टैक्स अब सालों तक लिया जाता रहेगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम कर दिया जाता था। चूंकि बर्दवान के राजा पर राजस्व की टैक्स की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। इसीलिए मैंने आपको पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में विस्तार से बताया ताकि आपको अब बीच में कुछ भी समझने के लिए बार बार रुकना नहीं पड़े। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेंच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे, यानी बर्दवान के राजा ने अपने ही लोगों के माध्यम से अपनी संपदाएं फिर से खरीद ली और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा था। यानी राजा के ही पैसे हैं, उसने दूसरे लोगों को बोली लगाने के लिए नीलामी में बैठा दिया और अपने जो जमीनें थी वो वापस, अपनी जो संपदाएं थी वो वापस खरीद ली। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी, यानी फर्जी खरीदार थे, सारे वही खरीदार थे जो राजा ने भेजे थे। वैसे तो राजा की जमीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। यानी अंग्रेजों ने उनकी जमीनें बेच तो दी, लेकिन उसी के लोगों ने खरीद ली और वो खुद उस वहां का जो जमींदार था उसने खुद ही खरीदवाई थी। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन थे? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था, इसके बारे में हमें क्या बताती है? ये काफी विस्तार से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर बर्दवान के राजा का डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता स्थित राजमहल, उसका चित्र दिया गया है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे। बड़े बड़े खंभों वाले ये जो स्तंभ लगे हुए हैं, आगे भी एक राजमहल आएगा, जिनमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान और शानदार प्रवेश द्वार थे। 19वीं शताब्दी का मतलब वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कक्षा 12 के विद्यार्थी हो सकता है नहीं जानते हो। तो 1801 से लेकर 1900 तक का जो समय है, ये जो 100 साल का, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, तो 1801 से 1900 तक का जो समय होगा ये 19वीं शताब्दी होगा। अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अकेले बर्दवान राजा होगा यहाँ, बर्दवान राजा की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। यानी राजस्व समय पर नहीं चुका पाने के कारण, एक सूर्यास्त का नियम भी है, मैंने आपको अभी बताया था, राजस्व समय पर नहीं चुका पाने के कारण जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी, यानी पहले के जो जमींदार थे वो बदल गए थे। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। यानी टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाए। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी। ये स्थायी बंदोबस्त लागू करने से पहले का काल है और उस समय वो जो पंचसाला और सालाना बंदोबस्त था वो मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। देखिए जो ग्रेट बंगाल फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है अकाल। बंगाल में जो बड़ा अकाल पड़ा 1770 के आसपास, जिसका काल 1769 से लेकर 1773 का माना जाता है। 1770 में सबसे ज्यादा प्रभाव रहा उसका। लगभग 1/3 जो बंगाल की जनसंख्या है इतने बड़े प्रांत की, वो मारी गई भूख से। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य की राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी लोग कृषि में पैसा लगाएं, नई नई तकनीकों के लिए खाद का इस्तेमाल करें, फसलों को पलट पलट कर बोएं, यानी ज्यादा अनाज पैदा करने की कोशिश करें। और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। जैसे स्थायी बंदोबस्त से ये कोशिश भी की गई कि लंबे समय तक के लिए एक ही लगान निर्धारित कर दिया गया कि इतना देना है। उससे फायदा क्या होगा और अंग्रेजों की सोच भी उसके पीछे क्या थी। हालांकि एक सोच तो उनकी हमेशा रहती है कि अपना फायदा, वो तो अलग बात है, लेकिन यहां पर उनकी सोच ये है कि यदि मान लो 20, 30, 40 साल के लिए हमने एक रेट निर्धारित कर दिया, तो अब जमींदार भी ये सोचेगा, जिस जमींदार ने नीलामी में वो जमीनें ली हैं, वो भी ये सोचेगा कि यदि इन जमीनों से ज्यादा अनाज का उत्पादन होगा तो मुझे ही फायदा होगा। तो क्योंकि अंग्रेजों को तो एक निश्चित राशि देनी है। मान लीजिए किसी जमींदार को 1 करोड़ रुपए देने हैं अपनी जमीनों से, अपने इलाके की जमीनों से, और यदि वो अगले साल अनाज का उत्पादन बढ़वा ले, नई नई जमीनें उसमें शामिल कर ले, या खेती की तकनीकों में बदलाव लाए, किसानों को थोड़ा प्रोत्साहन दे, उनको नए नए तरीके सिखाने का प्रयास करे, तो
यदि 1 करोड़ की बजाय वो 1.5 करोड़ इकट्ठा करता है तो वो 50 लाख रुपए उसी के पास बचेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के लिए तो निर्धारित है हर साल उनको बढ़ाना नहीं है, वो 1 करोड़ ही लेंगे उससे। तो इसलिए अंग्रेजों ने ये सोचा कि यदि खेती में ऐसे निवेश होगा तो जमींदार को भी, किसानों को भी ये लगेगा कि यदि हम ज्यादा उपज लेने का प्रयास करेंगे तो हमें फायदा होगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी, और कंपनी को यह फायदा होगा कि एक निश्चित हो गया कि हर साल हमें इतना रुपया तो मिलेगा भू राजस्व से, और उसके आधार पर हम अपनी नीतियां बना सकते हैं। और उद्यमकर्ता भी अपनी पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। जो भी खेती में निवेश कर रहा है वो भी ये सोचेगा कि यदि मैं खेती में पैसा लगा रहा हूं तो उससे जो ज्यादा लाभ होगा वो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा, क्योंकि जो राज्य है या जो ब्रिटिश शासन है उसकी तो निर्धारित दर है, वो उससे ज्यादा नहीं लेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों, योमन, इस शब्द का मतलब कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है, योमन अंग्रेजी में तो यहाँ बहुवचन के रूप में आया है तो योमेन ऐसे लिखेंगे आप इसको, और वैसे इसका जो सिंगुलर लिखेंगे तो आप योमैन, छोटे किसानों के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है। और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। यानी जमींदारों को यदि आय अधिक होने लग जाएगी, एक तो वो खेती में निवेश करेंगे, फिर उनको ज़्यादा आय होगी, तो वो अंग्रेजों के वफादार भी बने रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के कारण उन्हें मुनाफा होने लगेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। ये स्थायी बंदोबस्त से पहले की बात है कि किन लोगों को ठेका दिया जाए कि वो समय पर हमें टैक्स भी इकट्ठा कर दें और खेती में सुधार भी कर पाएं। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। वो कौन से अधिकारी थे, अभी हमने चर्चा की थी। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता था, यानी संग्राहक मात्र था। यानी वो ब्रिटिशों के लिए टैक्स इकट्ठा करने वाला एक व्यक्ति था। यहाँ पर चार्ल्स कॉर्नवालिस का चित्र दिया गया है, इसके बारे में हमने बात भी कर ली थी। 1785 में थॉमस गेंसबोरो द्वारा यह चित्र बनाया गया था। पेंटर थे ये इंग्लैंड के। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो ब्रिटेन की सेनाओं का नेतृत्व कॉर्नवालिस कर रहा था और दूसरी तरफ अमेरिकी सेनाओं का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहा था। इनको हार भी मिली थी और 1781 में इन्होंने एकदम सरेंडर कर दिया था। और जब इसको भारत में भेजा जाने लगा तब भी इसने अपनी शर्तें रखी कि मैं भारत में तब आऊँगा जब भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको सेनापति का भी चार्ज दिया जाए। जो सारी सेनाएं हैं भारत में उसका प्रधान सेनापति भी बनाया जाए, और जो काउंसिल बनाई गई है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए उस काउंसिल के बहुमत की उपेक्षा भी मैं कर सकूं। यदि बहुमत से कोई निर्णय है उस निर्णय को भी मैं पलट पाऊं और सेनापति भी मैं रहूं। यदि ये शक्तियां आप मुझे देते हैं तो मैं भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1786 में एक कानून पारित करके गवर्नर जनरल और सेनापति का पद एक बना दिया कि जो गवर्नर जनरल है वही सेनापति होगा, और गवर्नर जनरल को यह अधिकार भी दे दिया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वह काउंसिल के बहुमत की उपेक्षा कर सकता है। यानी बहुमत से काउंसिल कोई फैसला देती है उसको पलट सकता है। ये इसको चार्जेस दे दिए तो ये भारत आ गया। अब ये गवर्नर कब से कब तक रहा इसके बारे में मैंने आपको बताया है। 2 बार गवर्नर रहा। ये दोबारा 1805 में आया, जुलाई से अक्टूबर तक रहा। भारत में ही इसकी मृत्यु हुई और गाजीपुर में इसको दफनाया गया। आज भी गाजीपुर में इनकी समाधि है। अब आगे बढ़ते हैं। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। यानी लगभग 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 400 भी कईयों के पास थे। तो कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। एक साथ जितने गांव हैं उनका एक जमींदार हो गया। उन गांवों से जितना टैक्स निर्धारित करते हैं ब्रिटिश कंपनी उतना टैक्स एक जमींदार इकट्ठा करके उनको देगा। उसके बारे में हमने बात भी की थी। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी कि इतने गांव हैं, इतना टैक्स हमें चाहिए। तदुपरांत जमींदार ये निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी। यानी वो फिर डिवाइड करता था कि मुझे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके देने हैं अंग्रेजों को, तो मेरे पास 400 गांव हैं, तो कोई गांव छोटा है, कोई बड़ा है, किसी में खेती योग्य जमीन ज़्यादा है, किसी में कम है, कहीं सिंचाई होती है, कहीं नहीं होती है। तो इसके हिसाब से प्रत्येक गांव के लिए वो लगान निर्धारित करता था।
और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे, यानी समय पर वो क्यों नहीं चुका पाते थे। यहाँ एक ताल्लुकदार शब्द आएगा जिसका यहाँ पर दिया भी गया है। ताल्लुक का शब्द आपका देखा भी होगा कि फला व्यक्ति भागलपुर जिले से ताल्लुक रखता है, यानी यदि आप समझ भी जाएंगे वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो, ताल्लुकदार। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया, एक ताल्लुक हो गया, क्षेत्रीय इकाई के लिए भी शब्द इस्तेमाल हो गया। वैसे ताल्लुक शब्द का अर्थ संबंध के लिए लिखा जाता है। कंपनी के अधिकारियों को यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे कि ज्यादा सुधार करेंगे, ज्यादा अनाज होगा तो हमारे पास बचत ज्यादा होगी, अंग्रेजों को तो उतना ही देना है। किंतु इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। यानी कि समय पर नहीं चुका पाने के कारण उनकी जो रकम है वो बकाया बढ़ती गई कि इस साल इतना नहीं चुका पाए, अगले साल इतना नहीं चुका पाए, बीच में नीलामियां भी होती थी। और वो क्यों, इसकी असफलता के कारण क्या थे, ये यहाँ पर दिए गए हैं 4 कारण। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उन्होंने 30-40 वर्षों के लिए, आने वाले कई वर्षों के लिए, हालांकि उन्होंने समय नहीं दिया कि हमेशा के लिए कहा, उन्होंने स्थायी है ये, और लंबे समय के लिए मांग निर्धारित कर दी। तो आगे यदि फसलों के दाम बढ़ते हैं या फसल का क्षेत्र बढ़ता है या उत्पादन अधिक होने लगता है तो उन्होंने सोचा कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद में जब अनाज का उत्पादन अधिक होगा तो हमारी तो मांग स्थिर रहेगी कि मान लीजिए हमने एक 400 गांव का समूह से 1 करोड़ रुपए मांग रखी है तो 10, 20, 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए का मूल्य भी उतना नहीं रह जाएगा और अनाज से जो टैक्स बनता है वो भी ज्यादा बनेगा, लेकिन हम 1 करोड़ रुपए लेंगे। तो उन्होंने पहले से ही रेट बढ़ा दी कि मान लीजिए कि 5-10 साल बाद में इतनी रेट हो सकती है और उसके हिसाब से उन्होंने पहले से रेट बढ़ाकर निर्धारित कर दी। मान लीजिए आज उनको टैक्स लेना होता, मान लीजिए वो 70 लाख लेते, लेकिन उन्होंने दर रखी कि 1 करोड़ लेंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगले कई सालों तक हमें इसको चेंज भी नहीं करना है, चेंज भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने पहले रेट बढ़ा दी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो आय में वृद्धि होगी वो जमींदारों के पास रहेगी या कुछ थोड़ी बहुत किसानों के पास रहेगी, कंपनी तो उस पर दावा नहीं कर पाएगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदारों का बोझ शनय-शनय यानी धीरे-धीरे कम होता जाएगा। यानी शुरुआत में हो सकता है कि जमींदारों को इनकम नहीं हो, लेकिन खेती में सुधार होगा, अनाज की कीमतें बढ़ेंगी तो आने वाले वर्षों में उनका इनकम भी बढ़ती जाएगी। दूसरा कारण, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी। 1793 में शुरू हुआ ये, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। हालांकि पहले 10 वर्ष के लिए लागू किया गया, 1793 में इसको स्थायी कर दिया गया, जिससे रैयत का मतलब किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशियां चुकाना मुश्किल था। यानी उस समय उपज की कीमतें नीची थी, अंग्रेजों की मांग शुरुआत में ज्यादा थी। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को भी अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। यानी किसानों को उतनी आय नहीं हो रही है उस समय, तो वो कैसे उसको पूरा कर पाएंगे, और वो पूरा नहीं दे पाएंगे तो जमींदार कैसे कंपनी को पूरा देगा। राजस्व असमान था, फसल अच्छी हो या खराब राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। मान लीजिए कि बारिश नहीं हुई लेकिन अंग्रेजों को तो उतनी ही रकम चाहिए, अब उसके लिए जमींदार है, वो जो किसान है उनको ज़्यादा टॉर्चर करेगा कि मुझे तो दो, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट की भी स्थिति बनती है, किसान भी परेशान होते हैं, जमींदार भी परेशान होते हैं। वस्तुतः सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक भुगतान नहीं किया जाता था तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। चौथा कारण, इस्तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया। यानी वो टैक्स इकट्ठा करे, अपनी जमींदारी का प्रबंध करे, इसके अलावा उसका जो न्यायिक क्षमताएं थी, उसके पास जो सेना वगैरह थी, उसकी जो
जो एक पंचायतदार के रूप में, एक जमींदार के रूप में पहले डिसीजन वगैरह लेता था, आसपास के इलाकों के फैसले वो करता था, वो सब उसने छीन लिए। वो सब अंग्रेज अधिकारियों का काम था। तो अब जमींदार का इतना खौफ भी नहीं बचा। हालांकि जमींदारों का खौफ तो था, उनके पास यदि गुंडे वगैरह होते थे, लठैत होते थे, लाठियों वाले लोग वो रखते थे, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं था कि वो कुछ फैसला सुना सकता है या कोई अलग से हमें फंसा सकता है। इस प्रकार का डर तो उसके लोगों के मन में नहीं था जमींदारों के प्रति, क्योंकि जमींदारों के पास टैक्स इकट्ठा करने के अलावा कोई अधिकार नहीं था। टैक्स नहीं दोगे तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, और मुकदमों की सुनवाई लंबे समय तक चलती थी, और एक समय तक हजारों की संख्या में मुकदमे वहां पर दर्ज हो गए थे। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी कि वो शक्तिशाली भी न बने। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, और उनकी कचहरियों को, जो कोर्ट्स हैं उनके, जहां पर वो फैसला वगैरह सुनाते थे, को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। यानी फैसले सुनाने का काम, मुकदमे वगैरह सारे कलेक्टर के हाथ में आ गए। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर आया। यानी सत्ता का केंद्र हो गया कलेक्टर का कार्यालय, सारी शक्ति उसके पास है, और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित और प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहां तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। यानी समय पर टैक्स इकट्ठा नहीं करवाया तो आदेश दिया गया कि उसके सारे अधिकार जमींदार के छीन लो और अपने कब्जे में ले लो। रैयत शब्द का प्रयोग यहां थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि शिकमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। यानी रैयत भी आगे दूसरे लोगों को आधे हिस्से पर खेती, अभी भी आपने देखा होगा खेती, लोग जो खुद खेती नहीं करते हैं वो आधी फसल लेते हैं और दूसरे लोगों को उस पर खेती करने देते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। शिकमी रैयत उसको कहेंगे। कोई किसान दूसरे किसान को, छोटे किसान को अपनी जमीन दे दे खेत में फसल बोने के लिए, तो वो छोटा किसान, उसको शिकमी रैयत हम बोलेंगे। रैयत का मतलब किसान है यहाँ पर। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, याद रखना, ये गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रहण एक परिवार्षिक समस्या थी, यानी हर साल की समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। यानी बारिश ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ओले पड़ जाएं, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे। यानी कई बार जो जमींदार के टक्कर के भी लोग होते थे, बड़े बड़े किसान होते थे, जोतदार होते थे, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, जिनका रसूख वगैरह भी होता था, वो कई बार अपना टैक्स पूरा नहीं देते थे, जिससे जमींदार को भी कंपनी को टैक्स चुकाने में परेशानी होती थी, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले बर्दवान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाये से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। यानी 30,000 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, लंबित थे, यानी उन पर फैसला नहीं हो पाया था। जोतदारों का उदय, पहले यहाँ पर दाईं तरफ एक चित्र देख लेते हैं, बीच में आएगा नहीं। यहाँ पर एक बंगाल के गांव का चित्र दिया गया है। किसने बनाया है? जॉर्ज चिनरी। ये भी एक इंग्लैंड का पेंटर है। 1820 का इसका बंगाल के गांव का चित्र बनाया गया है। चिनरी भारत में 23 वर्ष 1802 से 25 तक रहा। उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए थे, जिनमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र, भूदृश्यों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र शामिल थे। नीचे दी गई आकृति में ग्रामीण बंगाल के घर का चित्र दिया गया है। उन दिनों जोतदार और साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे। जोतदारों का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में, जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। दिनाजपुर जिला अभी बांग्लादेश में है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। यानी कई हजार एकड़ उनके पास जमीन होती थी, सैकड़ों एकड़ भी होती थी कईयों के पास। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था, और इस प्रकार से वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर भी व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदारों
के माध्यम से जोता जाता था, यानी अधियारों बरगादरों, यानी आधा हिस्सा उनको मिलता था। यानी उनके पास बड़े सारे हजारों एकड़ की जमीन है, वो खुद तो इतनी जमीन पर खेती कर नहीं सकते, तो वो दूसरे किसानों को दे देते थे आधा हिस्से में, कि आधा आपको फसल मिलेगा और आधा हमें मिलेगा। बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे, यानी जिनकी जमीन थी उनको दे देते थे। गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांवों में ही रहते थे। जमींदार ज्यादातर शहरों में, जोतदार गांवों में रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे और जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे, क्योंकि वो बहुत सारे किसान उनकी जमीनों पर खेती करते थे। और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे, क्योंकि बड़े बड़े जोतदार हैं, उनके पास इतनी जमीनें हैं तो उनकी जमीनों का टैक्स भी काफी बनेगा, और वो टैक्स वो जमींदारों को देने में आनाकानी करते थे, कम देते थे या समय पर नहीं देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था, तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। यानी जोतदारों के पास काफ़ी पैसे तो होते ही थे, तो यदि जमींदार को वो पैसे नहीं देंगे तो वो कंपनी को नहीं दे पाएंगे, तो उससे उनकी जमींदारी है वो नीलाम की जाएगी। नीलाम करेंगे तो वही जोतदार जिनके पास काफ़ी पैसे हैं, जिन्होंने समय पर टैक्स नहीं दिया था जमींदार को, वही जमींदार की जो संपदाएं हैं, उनकी जो जमींदारियां हैं वो खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक प्रभावशाली थे, शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना अवश्यंभावी था, यानी ऐसे जोतदारों से या ऐसे प्रभावशाली किसानों से जमींदारों का जो प्रभाव है वो कम हो जाता था। अब यहाँ पर एक देखिए चित्र दिया गया है कि कंपनी राज को टैक्स देते हैं। जब नीचे से देखें, शिकमी रैयत, यानी ये किसान है, इनके पास जमीन जाता है तो ये आधे पर बटाई पर देते हैं शिकमी रैयत को। रैयत टैक्स देते हैं जमींदार को, जमींदार टैक्स जमा कराता है कंपनी को। या यदि जो बड़े जोतदार हैं वो रैयतों को जमीन अपनी जोतने के लिए देते हैं और जोतदार टैक्स जमींदार को जमा कराता है, जमींदार टैक्स कंपनी राज को जमा कराता है। तो ये यहाँ पर दिया गया है। दिनाजपुर के जोतदार, दिनाजपुर मैंने आपको बताया अभी बांग्लादेश में है। बुकानन ने बताया है कि, अब ये बुकानन कौन है, और बुकानन के बारे में वैसे अपनी किताब में आगे दिया भी गया है कि, वैसे मैं बता देता हूँ, इसका नाम था फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्रांसिस बुकानन, और बाद में इसने अपने नाम में ऐड हो गया इसके हैमिल्टन। इसकी माँ की मृत्यु के बाद में इनकी जो परंपरागत संपदा थी इसके हाथ में आ गई, फिर इसने अपना पारिवारिक नाम अपने आगे ऐड कर लिया, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। मूल रूप से तो ये डॉक्टर था, फिजिशियन था, और लेकिन इसके अलावा ये ज्योग्राफर भी था, यानी भूगोल की भी अच्छी जानकारी थी, नक्शे वगैरह बनाने की। जूलॉजिस्ट भी था, इसने एक चिड़ियाघर की भी स्थापना की थी, और बोटनिस्ट भी था, पौधों के बारे में भी जानकारी थी, जमीन की गुणवत्ता के बारे में, मिट्टी की गुणवत्ता वगैरह के बारे में भी जानकारी थी। इसने दो महत्वपूर्ण काम किए, इसके दो महत्वपूर्ण काम भारत में माने जाते हैं। एक तो इसने 1800 ईस्वी में मैसूर का सर्वे किया, मैसूर की जमीन का सर्वे, और 1807 से 14 के दौरान इसने बंगाल की जमीन का सर्वे किया। तो ये इसके दो सर्वे काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, इसका जिक्र अपनी किताब में अलग से भी आएगा, तब हम इसके बारे में और जान लेंगे। बुकानन ने बताया कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे, यानी जोतदार कैसे जमींदार को परेशान करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके बिना जरूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता। जोतदार जो बड़ी बड़ी जमीनें जोतते हैं बहुत ही हठीले और जिद्दी हैं, और यह जानते हैं कि जमींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलता। वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही दे देते हैं, और लगभग हर किस्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती है। उनके पास उनके पट्टे की हकदारी से ज़्यादा ज़मीन है, यानी जितनी ज़मीन का उनके पास पट्टा है उससे ज़्यादा ज़मीन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते थे और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते हैं, तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना
पुलिस थाना या मुंसिफ की कचहरी में पहुंच जाते थे, यानी या तो पुलिस में शिकायत करेंगे या फिर दूसरे कोर्ट में वो चले जाते थे। और कहते हैं कि जमींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते हैं, यानी फैसले समय पर नहीं हो पाते और जोतदार जो छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते हैं। यानी जोतदार ये भी कहते हैं, खुद तो देते वो देते नहीं, और वो जो दूसरे किसान हैं, छोटे किसान, उनको भी कहते हैं कि आप मत दिया करो टैक्स, जमींदार को पूरा टैक्स मत दिया करो, हम है ना, हम देख लेंगे। यानी वो उनके एक रक्षक के रूप में भी सामने आते हैं, ताकि वो उनका मोटिव ये है कि जमींदार को अपमानित किया जाए। जमींदार यदि समय पर टैक्स नहीं चुका पाएगा तो उसकी जो संपदाएं, उसकी जो जमीन, उसकी जो जमींदारियां नीलाम होंगी वो खुद भी खरीद लेंगे। तो उनका खुद का जो एक मोटिव रहता था जमींदार को परेशान करने का, उसके पीछे ये कारण थे कि वो अंततोगत्वा जमींदार की जो संपदाएं हैं उनको हासिल करना चाहते थे। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। अब जमींदारों को इतना परेशान किया जा रहा है तो वो भी प्रतिरोध करेंगे। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए, जिसके बारे में अभी हमने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से वो फर्जी नीलामियां भी करवा लेते थे। नए संदर्भों में नई रणनीतियां बना ली गई। फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी, इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। बर्दवान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। तो उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपनी मां के नाम कर दिया, तो वो तो छीना नहीं जा सकता। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदारों के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। यानी बोली बढ़ाते गए और अंत में अपने नाम से उन्होंने खरीद ली। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने कई बार तो क्या होता है कि सस्ते में मिल रही है तो वो ले लेते थे, लेकिन यदि कोई दूसरा भी खरीदार हो, जैसे जोतदार वगैरह भी खरीदने को आ जाते थे, तो वो जानबूझकर बोली बढ़वा देते थे। मान लीजिए जमीन का मूल्य है 1 करोड़ रुपए जमींदारी का या किसी संपदा का, वो 2 करोड़ बोली बढ़ा देंगे, 2.5 करोड़ बढ़ा देंगे, और बाद में जब पैसे देने का समय आता है तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। फिर नीलामी की प्रक्रिया दोबारा होगी, फिर कई नए बोलीदार आते हैं, फिर वो बोली ऊपर उठा देते हैं, फिर पैसे जमा नहीं करवाते। तो इसके कारण वो देर करते रहते हैं और वो संपदाएं जमींदार के पास बनी रहती हैं। इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई, इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और अंततोगत्वा राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। आजकल इसके लिए इलाज ढूंढ लिए गए हैं। आजकल भी बोली लगती है और उस बोली में क्या होता है कि पहले कुछ रकम जमा करवा ली जाती है कि ये एडवांस कुछ जमा करवा लिया, किसी बोली में बैठने के लिए मान लीजिए 50,000 रुपये जमा करवा लिए। और किसी प्लॉट वगैरह के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में प्लॉट की नीलामियाँ होती हैं, तो सरकार पहले कुछ फिर पैसा जमा करवाती है। तो यदि बोली लगाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति बाद में पैसा जो नहीं चुकाता है और बोली छोड़ देता है कि मैं तो ये नहीं लूंगा, तो उसकी जो जमा रकम है वो रख ली जाती है। तो उस समय हो सकता है या तो जमा रकम का प्रावधान नहीं था, या जो पहले जमा रकम है वो काफ़ी कम होती होगी, जिससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो इसलिए वो अधिक से अधिक बोलियां लगाते थे और बाद में जमीन नहीं लेते थे। फिर दोबारा बोली की प्रक्रिया होती थी, दोबारा वही प्रक्रिया वो दोहराते थे। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंग्रेज, जिनके बारे में हमारे दिमाग में ये रहता है कि वो इतने खतरनाक थे, तो वो क्यों इन जमींदारों को सहन कर रहे हैं। ये शुरुआती दौर है, उनके हाथ में सिर्फ बंगाल है, तो अभी वो इस स्थिति में नहीं है, इतने मजबूत भी नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ फैसले ले सकें। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें बर्दवान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां की, जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। अब यहाँ पर बर्दवान का उदाहरण लिया गया है, ऐसे कई स्थानों पर होता था। जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेते थे, तभी उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के लठियाल, यानी जो उसके लठैत हैं, जो लठ रखकर डंडे के चोट पर उसके जो गुंडे हैं, वो नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को, यानी नए खरीदार के लोगों को जमीन में घुसने ही नहीं देते थे।
यानी वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए घुसने नहीं देते थे। और कई बार क्या है, जो नीलामी में जमीन खरीद लेते थे उनको मार पीट कर भगा दिया जाता था या बोली में ही शामिल नहीं होने दिया जाता था। वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं वो सोचते थे कि जमींदार पुराना है वही ठीक है, नया जमींदार पता नहीं कैसा और भी ज़्यादा इससे भी अत्याचारी हो सकता है, और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ने पर जमींदार हैं वो किसानों को पैसे भी देते थे उधार में, और ये मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा हैं। जमींदारी की बिक्री से उनके तादात्म्य और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। यानी बाद में अनाज की कीमतों में वृद्धि होने लगी। 1790 के दशक में अनाज की जो कीमतें कम थी जिसके कारण टैक्स कम इकट्ठा होता था, अब उसमें सुधार हो गया, और 1790 के दशक को जो झेल गया जमींदार, जिसने अपनी जमींदारियां बचाए रखी, वो बाद में धनवान हो गया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालत में, 1930 की जो मंदी है वो कब आई थी? पहले विश्व युद्ध के कारण। एक मुख्य कारण उसका है पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में। 1919 में फिर वर्साई की संधि हुई। उस जो विश्व युद्ध के कारण जो मंदी आई उसका प्रभाव हमें 1929-30 में देखने को मिलता है, और वो पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखा गया। तो उस घोर मंदी की हालत में अंततः जमींदारों का भट्ठा बैठ गया। लेकिन ये काफी बाद की बात है। देखिए 1801 से 1900 तक का तो पूरा ही समय है, यानी 100-125 सालों तक जमींदारों को अच्छा पैसा मिलता रहा, और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। यहाँ पर चित्र दिया गया, आप देख लीजिए, काफी साफ सा चित्र है। महाराजा मेहताबचंद 1820 से 79, जब इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेजचंद बर्दवान का राजा था। उसके बाद मेहताबचंद के शासन में बर्दवान की जमींदारी काफी फली फूली। मेहताबचंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। संथालों का विद्रोह क्या है ये इसी चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पांचवी रिपोर्ट क्या है? ये पांचवी रिपोर्ट, हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और क्रियाकलापों से संबंधित रिपोर्ट में ये 5वें नंबर की रिपोर्ट थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसमें से 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, यानी अंत में जमींदारों और रैयतों की अर्जियां उसमें लगी गई थी। भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट उसमें लगाई गई थी। राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं, यानी जो टैक्स इकट्ठा करने से संबंधित आंकड़े हैं, और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी उस रिपोर्ट में। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से 1760 के दशक के मध्य का मतलब 1764 के में बक्सर का युद्ध होता है और उसके बाद ही उनका नियंत्रण होता है। तो 1760 का दशक हो गया, दशक का मतलब 10 साल 1761 से 70 का, तो इसके मध्य में ही कंपनी का शासन मजबूत होता है बंगाल में। तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी थी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे कि भारत और चीन के साथ अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार क्यों कर रही है, दूसरी कंपनियों को भी व्यापार करने दिया जाए, दूसरे व्यापारियों को भी मौका दिया जाए। और इसके संबंध में मैं मिटाकर यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ। 2 अधिनियम यहाँ पर महत्वपूर्ण है, एक 1813 का और एक है 1833 का, 20 साल बाद आया था। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1833 का चार्टर एक्ट और इससे पहले 1813 का चार्टर, 1813 नीचे लिख दिया मैंने, सॉरी। तो 1813 है। 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में, यानी व्यापार पर एकाधिकार था उनका भारत और चीन की तरफ, तो उसमें कटौतियां कर दी गई। क्या कटौती की गई कि एक तो चाय का व्यापार ये सिर्फ कंपनी करेगी, और एक चीन के साथ व्यापार ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कंपनियां तो सारी होती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। यानी चीन के साथ व्यापार सिर्फ यही कंपनी कर सकती है, चाय का व्यापार यही कंपनी कर सकती है। बाकी भारत के अंदर कोई भी दूसरी कंपनी व्यापार करना चाहे चाय के अलावा तो वो कर सकती है। यह 1813 में फैसला लिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर दिया गया कि अब आपको व्यापार करना ही नहीं है, सिर्फ राजनीतिक कार्य करो, वहां का प्रशासन संभालो, व्यापार नहीं करना है। तो ये 1833 में हुआ। पूरी तरह से उनका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए।
और 1833 का एक्ट यदि आपको ध्यान में हो तो 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल की जगह अब ये भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा। और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राममोहन राय के साथ आपने नाम सुना होगा, सती प्रथा पर रोक लगाने वाले, तो इनको ये पहले से बंगाल के गवर्नर जनरल थे और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पद नाम हो गया कि बंगाल की जगह भारत का गवर्नर जनरल होगा और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 1828 में इनको बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल और 1833 के एक्ट के माध्यम से अब ये बन गए भारत के गवर्नर जनरल और ये 35 तक रहे। ठीक है, तो ये कुछ बातें शायद मैं थोड़ी थोड़ी बताऊं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। आप इससे संबंधित जो अनुभव हैं आपके पाठ से संबंधित वो आप कमेंट में जरूर लिखें। देखिए सीधी सी बात है, आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं देना होता, मेरी जो आय होगी वो मुझे जो भी एडवर्टाइजमेंट होंगे उससे होगी, वो कि बहुत ही कम होती है। अभी मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी कम है। तो आप यदि वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो भेजेगी ताकि मैं लंबे समय तक अपने चैनल को तभी चला पाऊंगा जब मुझे कुछ तो इनकम होगी। क्योंकि मैं बुक रिव्यू जितने करता हूँ, इतनी किताबें खरीदता हूँ, मुझे उन किताबों का पूरा पैसा भी आज तक, मतलब उनका 20% भी आज तक नहीं मिला है। तो आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो मैं इस चैनल को लंबे समय तक चला पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। यानी कंपनी का एकाधिकार का विरोध करते थे और कंपनी के एकाधिकार में कमी लाई गई 1813 में और समाप्त किया गया उनका, मतलब उनका व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर दिया 1833 में। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। यानी इंग्लैंड में राजा की ओर से या रानी की ओर से जो आदेश था कि कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार रहेगा, तो वो समाप्त करने के लिए इंग्लैंड में बहुत बार आवाज़ें उठाई जाती थी। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ब्रिटेन के, उनके लिए भारत का बाजार खुलवाने के उत्सुक थे कि हम भी भारत से कच्चा माल लेंगे, हम भी सामान बेचना चाहते हैं। कई राजनीतिक समूहों का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। यानी कुछ राजनीतिक पार्टियां ब्रिटेन में ये कह रही थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा पैसा कमा रही है, इसका लाभ पूरे देश को नहीं मिल रहा। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया कि कंपनी के अधिकारी कर्मचारी खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं और अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे कि वो क्या कर रहे हैं, और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। सेलेक्ट कमेटी, अभी भी आप भारत के जो संविधान है उसमें आपको देखेंगे, संसदीय प्रणाली में आपको प्रवर समिति या सेलेक्ट कमेटी इंग्लिश में कहेंगे, उसका प्रावधान देखने को मिलता है। यानी किसी भी प्रकार के विधेयक पर ऐसी कमेटी गठित की जा सकती है जो विधेयक के विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करेगी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही कि बंगाल में क्या हुआ था, ग्रामीण बंगाल में, इस रिपोर्ट के आधार पर ही माना जाता रहा। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं, लेकिन ऐसी कि सरकारी रिपोर्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। इस प्रकार की जो सरकारी रिपोर्टें हैं उनको सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए, उसमें क्या सही है और क्या गलत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी, उसका मोटिव क्या है। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता, इनको पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता, उन पर चर्चा होनी चाहिए। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की। यानी 5वीं रिपोर्ट के अलावा जो वहां के जमींदार थे, उनके अभिलेखागार, उनके जो पत्र व्यवहार थे, उनके जो दस्तावेज थे, उनका अध्ययन किया, या जो वहां के जिलों की जो रिपोर्टें थी, वहाँ के जो स्थानीय अभिलेख न्यायालय थे, वहाँ पर जो रिपोर्टें दर्ज की गई थी, अभिलेखागारों में, ब्रिटिश अभिलेखागारों में जो रिपोर्ट थी, अलग अलग दस्तावेज थे, उनको गहन अध्ययन करके उन्होंने दूसरी निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। उनसे पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे।
इसलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है, यानी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। रिपोर्ट लिखने वालों ने जानबूझकर कंपनी के कुप्रशासन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि कंपनी के अधिकारों में कटौती की जाए, और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीनें खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। जैसा कि हमने देखा है, जब जमींदारियां नीलाम की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे, यानी जमींदारों को अपनी जमींदारी से बहुत कम मामलों में हाथ धोना पड़ता था। 5वीं रिपोर्ट से एक यहां पर कुछ दिया गया है, उससे पहले कुछ ऊपर रह गया था, वो हम पढ़ लेते हैं। बेनामी, बेनामी का शाब्दिक अर्थ है गुमनाम। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं। बेनामी सौदे यानी असली जो खरीदने वाला है वो सामने नहीं आता, या तो फर्जी नाम से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की आड़ में वो सौदा करता है, तो ऐसे सौदे बेनामी सौदे कहलाते हैं और उनमें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। लठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठैत यानी डंडेबाज पक्षधर होते थे, उसका पक्ष लेने वाले, डंडे के बल पर अपना जोर चलाने वाले लोग होते थे। अंडुल राजमहल बंगाल में, ऐसे राजमहल एक युगांत को दर्शाने वाले अवशेष हैं कि एक युग का अंत हो गया। बड़े बड़े जमींदारों के पास ऐसे बड़े बड़े स्तंभों वाले महल हुआ करते थे। जमींदारों के रहन सहन की पतनोन्मुख वैभवशाली जीवन शैली पर बनी सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म जलसाघर, जलसा ये सा ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जलसाघर की शूटिंग इसी अंडुल राजमहल में की गई थी। सत्यजीत रे प्रसिद्ध निर्देशक थे और उनकी फिल्म थी जलसाघर, 1958 में आई थी ये फिल्म। और वैसे ही एक उपन्यास पर आधारित है और उस उपन्यास को लिखने वाले थे ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास जलसाघर पर फिल्म बनी, सत्यजीत राय ने निर्देशन किया, उस फिल्म का नाम भी था जलसाघर, जो कि इस राजमहल को दर्शाया भी गया है, यहीं पर उसकी शूटिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा बचा है आज के वीडियो में, हम बस ये 5वीं रिपोर्ट का थोड़ा सा पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, उसके बाद में हम अगला वीडियो जब पढ़ेंगे तो बाकी के पॉइंट क्लियर कर लेंगे। 5वीं रिपोर्ट से उद्धृत 5वीं रिपोर्ट के कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं। जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में 5वीं रिपोर्ट में कहा गया है। राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफी हद तक जमीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203, तदनुसार सन 1796 वहां का जो कैलेंडर उसके हिसाब से 1203 और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 1796-97 में बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि 28,70,061 सिक्का रुपए थी और वह वास्तव में 17,90,416 रुपए में बेची गई और 14,18,756 रुपए की राशि जुम्मा के रूप में प्राप्त हुई। स्थानीय संवत 1204, तदनुसार सन 1797-98 में 26,66,191 सिक्का रुपए के लिए जमीनें विज्ञापित की गई, विज्ञापन निकाला गया और 22,74,076 सिक्का रुपए की जमीन बेची गई और क्रय राशि 21,47,580 सिक्का रुपए थी। काफ़ी अजीब सा हो गया, कैसे बताएं इसको। बाकीदारों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे, यानी जिनके ऊपर बकाया था। वे थे नादिया, राजशाही, विशनपुर, सभी बंगाल के जिलों से थे यहाँ के राजा, यहाँ के जो बड़े जमींदार हैं। साल दर साल उनकी जागीरों के टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई, उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। तो ये 5वीं रिपोर्ट के कुछ अंश दिए गए हैं। इसके बाद में कुदाल और हल, ये इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, जिसके बारे में राजमहल की पहाड़ियों के बारे में, संथालों के विद्रोह के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। आपका कोई भी सुझाव हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।